ओके। सो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? हाँ सर, विजिबल है। ओके, चलो। सो पहले अपना इंडेक्स देख लेते हैं। देखो, इंडेक्स का क्या है वो मैं पहले ओवरऑल एक बता देता हूँ। पहले वीकली बेसिस पे देख लेते हैं। सो वीकली बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वीक था अपना, ये लिटिल बिट अपना रिकवर किया था। जो अपना 2-3 वीक पहले एक फॉल आया था, उस चीज़ को इसने क्लियर किया। ऊपर जाने का संभावना क्या है? जब इस लेवल को क्रॉस करेगा, सिंपल सी बात है। ओके। सो कहीं ना कहीं एक मतलब मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटी का एक ऑप्शन आ रहा है। ओके। सो उस हिसाब से अपना एनालिसिस वगैरह करना है। सो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना। ओके, सो बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहना। एंड सेकंड थिंग है, ओवरऑल अगर मार्केट देखे वीकली बेसिस पे, सो एक मिनट इसको चेंज कर देते हैं। ओके। एक चीज़ याद रखना, मार्केट अगर ये देखो, ये पहले एक वीकली बेसिस पे है एंड ये मेरा 10 मूविंग एवरेज है। जब ये वीकली पे कन्वर्ट हो जाता है 10 मूविंग एवरेज, तो ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे 50 मूविंग एवरेज होता है। बेसिक एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ, मार्केट जितना 50 मूविंग एवरेज के पास पास रहेगा उतना अच्छा है, क्योंकि वहां से एक मोमेंटम मिलने का चांसेस होता है। एंड मार्केट एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस लेता है। 50 मूविंग एवरेज, कभी कभी 20 मूविंग एवरेज, 10 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर जाता है, बट 50 मूविंग एवरेज को ब्रेक करना मतलब संभावना बहुत कम रहता है। जब ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा फॉल आता है, एंड उसके बाद नीचे जो 200 मूविंग एवरेज या फिर 150 मूविंग एवरेज है, वो काफ़ी अच्छा से एक सपोर्ट देता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, तो ये जो 50 मूविंग एवरेज है, वीकली बेसिस पे 10 मूविंग एवरेज, सो जब जब यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है तो इसका जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो काफ़ी दिन तक चलता है। सेम जब रेजिस्टेंस लेता है तो इनका कंटिन्यूएशन पैटर्न काफ़ी दिन तक चलता है। सेम यहाँ पे भी। सो 50 मूविंग एवरेज यूज करने के पीछे रीजन यही है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जितना इफेक्टिव 50 मूविंग एवरेज देता है, उतना इफेक्टिव कोई और मूविंग एवरेज नहीं देता। वो सारी बातें फिर नेक्स्ट देखेंगे। फिलहाल जो निफ्टी के बारे में देख रहे हैं, तो निफ्टी एक, अगर ये लेवल ब्रेकआउट देता है तो अपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर पोजिशनल इंट्राडे, कोई भी ट्रेडिंग बोलो, उसके लिए एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रयास दिखा गया है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेवल है, इस लेवल को अभी भी तोड़ नहीं पाया। सबसे बड़ी बात है, ये एक जोन है। कोई भी ट्रेडिंग के लिए एक चीज़ याद रखना, स्पेशली सेलिंग कहाँ से आया, वो एरिया को अच्छा से मार्क करना। क्योंकि देखो, ये जो एरिया है, एक रिजेक्शन आने के बाद, मतलब इस एरिया पे सेलर इतना कॉन्फिडेंट है। फर्स्ट जिस टाइम पे गया था, उसका फॉल देखो, कैप डाउन, मतलब इतना खतरनाक फॉल। अब ये जो फॉल है, इस फॉल का कंटिन्यूएशन, मतलब ये एक इंडेक्स में कितना फॉल है वो खुद देख लो। मोर देन 3.5%, मतलब 700 पॉइंट्स, 750 पॉइंट का एक फॉल है। इंडेक्स में 700 फॉल, मतलब जो स्टॉक्स में है, अब उसमें आप लोग काउंट कर लो जो निफ्टी 50 के अंदर है कि कितना भयंकर फॉल आया था। नेक्स्ट फिर से मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश किया, बट ये जो मेरा सेलर वाला जो कंडीशन है, सेलिंग जोन जो है, फिर से मार्केट को नीचे गिरा दिया। मार्केट फिर से कोशिश किया ऊपर जाने के लिए, फिर से मार्केट को नीचे गिरा दिया। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है। एंड नेक्स्ट जो मेरा इस दिन का कैंडल बना, लिटिल बिट इस जोन के आसपास गया बट नीचे है। बट फिलहाल इसको हम लोग पूरी तरह से बाइंग कंडीशन नहीं बोलेंगे। ओके, मतलब लिटिल बिट बाइंग कंडीशन बोल सकते हैं, बट कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये काइंड ऑफ डोजी बन गया।
कुछ लोग शायद कह सकते हैं कि लिटिल बिट ऊपर है, बट फिर भी मेरे लिए बाइंग कंडीशन नहीं है। मेरे लिए बाइंग कंडीशन इस टाइप का कैंडल हो सकता है, एंड मेरे लिए बेस्ट बाइंग कंडीशन इस टाइप का होगा जिसमें विक कम होगा। सो 1, 2, 3, ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट कर चुके हैं। जनरली क्या होता है कि 3 से 5 अटेम्प्ट के अंदर ब्रेकआउट हो जाता है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक में शायद ब्रेकआउट दे दे, एक्सपेक्टेशन है। एज पर रूल्स कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि और 2 ब्रेकआउट के लिए अटेम्प्ट ले सकता है। आफ्टर ऑल जो अपना इंडेक्स है वो ऊपर ही जाएगा कभी ना कभी। बट बट मुझे लगता है कि शायद और 1-2 अटेम्प्ट ले सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ज़ोन है, इस ज़ोन के आसपास एक भी कैंडल टिक नहीं पाया। अगर ऐसा कुछ होता है कि हाँ, यहाँ पे और 2-3 कैंडल बन जाता है, या फिर यहाँ पे लिटिल बिट 2-3 दिन या फिर 1-2 दिन अगर साइडवेज हो जाता है, देन उसके बाद जो ब्रेकआउट देगा वो मेरे लिए, मतलब वो उस ब्रेकआउट का जो वैल्यू है वो अच्छा होता है। रूल्स, कोई भी ट्रेडिंग का रूल्स यही होता है कि लिटिल बिट साइडवेज होने के बाद ब्रेकआउट दे, मतलब कुछ पोजीशन बने, नहीं तो वो ट्रैप जैसा बन जाता है। सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एटलीस्ट निफ्टी का जो डायरेक्शन है उसको अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि निफ्टी के डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप ट्रेड करोगे, बेंचमार्क के हिसाब से ट्रेड करोगे, तो वो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है। अब जैसा देखो, मैं यहाँ पे जो चीज़ मैं समझाने के लिए कोशिश कर रहा था, सो ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरिया में ब्रेकआउट देखो काफ़ी दिनों तक ट्राई किया गया है, नहीं हो पाया, मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा टाइम इन्होंने स्पेंड किया। ये जो टाइम स्पेंडिंग है, ये जो टाइम स्पेंडिंग है, इस टाइम स्पेंडिंग के बाद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो रिलायबल होता है। बट यहाँ पे उस हिसाब से नहीं है। लिटिल बिट अगर यहाँ पे देखोगे, देखो छोटे छोटे कैंडल बना के धीरे धीरे पोजीशन बनते आ रहे हैं। बट यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जितना बाइंग हो रहा है इस जोन पे, अगर अच्छा से देखोगे अपना नेकेड आई से, जितना बाइंग कैंडल तुमको नहीं दिखेगा, उससे कहीं ज़्यादा सेलिंग कैंडल दिखेगा। सो कहीं न कहीं ये जो एरिया है, इस एरिया को तोड़ने में मुझे लग रहा है कि और 1-2 दिन लगा दें। बट अगर इस तरह से इस टाइप का कैंडल 2-3 बना के अगर ब्रेकआउट दें, तो तब स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोग अच्छे खासे क्वांटिटी डाल के ट्रेड कर सकते हैं। सो ये हो गया निफ्टी की बात। एंड सेकंड थिंग जो जनरली मैं बहुत अच्छा यूज़ करता हूँ वो है पाइवट पॉइंट। मेरे लिए ज़ोन जब R1 के ऊपर सस्टेन हो जाएगा, देन मेरा नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो मेरा R2 तक रहेगा। ये पूरे ज़ोन में मैं ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ। उसके अलावा मैं नहीं हूँ, ठीक है? इसके अलावा मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। सो मेरे लिए फर्स्ट जो ज़ोन होगा, इसमें मैं कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकता हूँ। नेक्स्ट अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो इस ज़ोन में, उसके बाद मैं नहीं जाऊँगा। उसके बाद फिर से रिट्रेसमेंट आ जाएगा। चलो निफ्टी की बात हो गई, अब चलते हैं सेक्टर। एक बार सेक्टर को देख लेते हैं। चलो यहीं से देख लेते हैं सेक्टर का क्या परफॉर्मेंस है। और एक चीज़ है, मैंने पहले बताया कि नहीं बताया, कभी भी स्टॉक सिलेक्शन से पहले, ये अभी क्लास का हिस्सा नहीं है, फिर भी मैं बता के रख रहा हूँ, क्योंकि धीरे धीरे तुम लोग को प्रैक्टिस भी करना है। स्टॉक सिलेक्शन से पहले हमेशा सेक्टर को देखना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल है मेरा आईटी, बैंकिंग एंड ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो अगर मेरा 15 स्टॉक्स का लिस्ट होगा, तो 10 एटलीस्ट इन तीनों सेक्टर से होना चाहिए, बाकी 5 डिफरेंट। तो उसमें क्या होगा, विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाता है। ये स्विंग के लिए बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए नहीं। इंट्राडे का रूल्स अलग होता है। तो निफ्टी एनर्जी का देख लेते हैं क्या परफॉर्मेंस है, एंड उसके साथ
मैं ब्रॉडर मार्केट को भी लगा लेता हूँ। सो निफ्टी के कंपैरिजन में कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर वो देख लेते हैं। ओके, सो एक चीज़ देखना, ये सीआरएस मॉड्यूल अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब वीडियो देखे तो आप लोगों को पता होगा, और नहीं देखे होंगे तो भी मेरा कोर्स में ऐड है जो आपको नेक्स्ट वीक में मिल जाएगा। सो ये कहीं न कहीं अप ट्रेंड में मेरा है, मतलब निफ्टी जो है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है मेरा सीएनएक्स एनर्जी, एंड यहाँ पे एटलीस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। सो एनर्जी जो है मुझे एक ब्रेकआउट का इंडिकेशन दे रहा है। ओके, एंड ये R2 के आसपास अगर एक ग्रीन कैंडल दे दे इंडेक्स, देन एनर्जी के जितने सारे स्टॉक्स हैं मैं उस पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी यहाँ पे रेड कैंडल दे दिया, बट मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए। क्या होता है कि ये जो छोटा कैंडल है, इसका क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के नीचे नहीं है। सो इसका मतलब क्या है कि मे बी ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। इसका कंफर्मेशन कब आएगा? नेक्स्ट कैंडल में। एंड ये मेरा एक सपोर्ट भी है। सो मेरे लिए क्या होगा, एनर्जी स्टॉक्स में तभी देखूंगा जब मुझे और एक ग्रीन कैंडल दिख जाए। चलो आईटी के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट आईटी मेरा वीकली 60 के ऑफ है, इनफैक्ट ये 70 के ऑफ भी है, 75, मतलब हाईली बुलिश है। फर्स्ट कंडीशन। डेली में आ जाते हैं। मेरा सीआरएस अपवर्ड है, मतलब निफ्टी को कहीं ना कहीं बीट कर रहा है, एंड मेरा 65 के ऊपर भी है। चलो ये मेरा फर्स्ट एनालिसिस हो गया। जितने सारे मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, मतलब एक ट्रेंडिंग में है। सेकेंड थिंग है कि इसका जो लास्ट सेलिंग जोन था उसको क्रॉस करके सस्टेन कर गया, एंड ये जो R1 है 5 वोल्ट का, उसको भी क्रॉस करके सस्टेन हो गया। मतलब सीएनएक्स आईटी की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा जाएगा। इसने एक ब्रेकआउट दे चुका है, प्लस एक अच्छा खासा, देखो इसका जो क्लोजिंग है ऐसा नहीं कि इस जोन के आसपास है, अच्छा खासा ब्रेकआउट देके ऊपर बैठा है। नेक्स्ट डे अगर कोई रेड कैंडल ना आए तो सीएनएक्स आईटी में एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो इस टाइम पे हम लोगों का जो स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा स्टॉक्स किसका होगा? आईटी बेसिस पे। पीएससी पे R2 के ऊपर है जो मेरा एनर्जी वाला था, बट मुझे ये जो रेड कैंडल दिया ये मुझे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। जब तक ग्रीन कैंडल नहीं आएगा मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। मेटल अभी बहुत नीचे है, मैं रिवर्सल ट्रेडिंग करता नहीं हूँ क्योंकि कभी भी नीचे जा सकता है। इग्नोर। बैंकिंग। बैंकिंग ऑलरेडी R3, मतलब, एंड ये देखो ये जो मूविंग एवरेज है मेरा, ये मेरा बाय डिफॉल्ट 50 है, एंड 50 मूविंग एवरेज से बहुत दूर है। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक लिटिल बिट रिट्रेस लेगा बैंकिंग सेक्टर। सेकेंड प्रॉब्लम मेरे लिए है कि इसका जो कैंडल क्लोजिंग है, ये कैंडल क्लोजिंग मुझे R3 जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको क्रॉस नहीं किया। ट्राई किया था बट दिन भर में अल्टीमेटली वो नीचे आ गए। तो जब तक मुझे एक ग्रीन कैंडल एंड R3 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक मैं PSU बैंक के लिए भी मैं नहीं सोच रहा हूँ। तो ब्रॉडर इंडेक्स है। ऑटो ने ऑलरेडी एक अच्छा खासा मोमेंटम दे दिया अपने को, पिछले 1-2 दिन पहले ही चीज़ों को फोकस करना था, एंड आई थिंक बजाज ऑटो या समथिंग 2-3 ऑटो से मतलब स्टॉक्स भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया है उस दिन।
ओके, सो इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, एक ऑटो एक आईटी हो गया। एफएमसीजी मैक्सिमम टाइम तो मेरे को अंडर परफॉर्म ही लगता है, पता नहीं इसने कभी अच्छा परफॉर्म किया भी नहीं, इस जोन में शायद क्या होगा। एफएमसीजी मैं इग्नोर ही करता हूँ। फिनांस एक लेवल बना रहे, शायद आप लोगों को दिख रहा है। बट अभी तक रेडी नहीं हुआ है। ओके, सो अभी तक रेडी नहीं हुआ है, हम लोग इसको फॉलो करेंगे। एंड जब तक ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा एंड एक सपोर्ट जोन में जाएगा, मेरा यहाँ पे जो मूविंग सॉरी आरएसआई है 60 आप जाएगा, सीआरएस अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो अभी तक यहाँ तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि और एक दो हफ्ता लगा देगा सीएनएक्स फाइनेंस। मिड कैप के बारे में बात नहीं करते हैं, फार्मा सेक्टर में देखते हैं। फार्मा सेक्टर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। एक मिनट। ओके, तो फार्मा सेक्टर भी कहीं ना कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है हम लोगों को। इसका जो लास्ट सेलिंग जोन था उसके आसपास, मतलब यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया था, बट उसको क्रॉस करने की कोशिश है। इनफैक्ट लिटिल बिट क्रॉस भी कर चुका है, प्लस R2 जो मेरा रेजिस्टेंस जोन है उसको भी ब्रेक कर चुका है, एंड जो एसए में है जस्ट उस वहाँ से सपोर्ट लिया है। तो ये मेरे लिए एक अच्छा खासा कंफर्मेशन है फार्मा सेक्टर। सो फिलहाल हमारे पास तीन सेक्टर आ चुका है। एक है आईटी सेक्टर जिस पे फोकस करना है, फार्मा हो गया एंड ऑटो सेक्टर हो गया, तीन सेक्टर अपने को मिल गया। मीडिया नहीं, अभी भी बहुत नीचे चल रहा है। इंफ्रा यहाँ पे जाके मुझे फंसा दिया। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि इवनिंग स्टार बन के नीचे भी आ सकता है। सो कोई कंफर्मेशन नहीं है, प्लस ये रेजिस्टेंस के आसपास है। रियलिटी मेरे जोन के आसपास फिलहाल नहीं है, फिलहाल नहीं है। अगर इसको ब्रेकआउट भी देगा तो यहाँ पे आके फंस जाएगा। जब तक R1 ब्रेक नहीं करेगा मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा। बट मुझे ऑलरेडी तीन सेक्टर मिल चुका है, जिस तीन सेक्टर को लेके मैं आराम से काफी दिनों तक ट्रेड कर सकता हूँ। मेरे लिए ये जैसा फार्मा जोन है, मैं आराम से ये कि जो 3% है यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लग रहा है शायद एक महीना लगा दे। एंड आईटी अगर देखा जाए सेम वही चीज़ें हैं। अगर हम देखेंगे कि ये तीनों सेक्टर का जो स्ट्रक्चर है सेम ही है, जस्ट ऑटो लिटिल बिट निकल चुका है, बट आईटी एंड फार्मा सेम स्ट्रक्चर में जा रहे हैं। मेरे लिए ज़्यादा फोकस रहेगा आईटी एंड फार्मा, क्योंकि देखो ऑटो ऑलरेडी इतना आ चुका है, बट आईटी के लिए स्पेस बहुत है ऊपर जाने के लिए, बहुत है जाने के लिए। फार्मा के लिए भी स्पेस बहुत है जाने के लिए। तो मतलब यहाँ पे मैं ज़्यादा ज़्यादा दिन तक मैं ट्रेड कर पाऊंगा। ओके, सो सेक्टर एनालिसिस कैसे किया जाता है इतना समझ में आ गया सबको? पहले वो बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है पहले क्लियर करता हूँ, क्योंकि जब आप स्टॉक सिलेक्शन करने जाओगे, मैं बताऊंगा नेक्स्ट मॉड्यूल में, सबसे पहले आपको सेक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन है कि क्यों हम करते हैं या फिर और कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट हम लोग वीपी एनालिसिस में जाएंगे। पूछो, किसी का कोई डाउट है तो। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, मतलब सेक्टर एनालिसिस करते समय फिलहाल अभी सिर्फ मूविंग एवरेज का ही देखना है क्या, या फिर और कुछ चीजें भी है उसके लिए? देखो, कुछ लोग होते हैं, बता देता हूँ, कुछ लोग होते हैं बंद कर देते हैं मूविंग एवरेज, डायरेक्ट देखते हैं। क्या देखते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जो प्राइस एक्शन ट्रेडर बोलते हैं उनका क्या काम होता है बता देता हूँ। ट्रेंड लाइन खींच दिया, राइट, अप ट्रेंड,
ऊपर आ गया, एक स्विंग हाई है, स्विंग हाई को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब ये ट्रेड हम ले सकते हैं। ये है प्राइस एक्शन वालों का। बट मैं मेरा ये कहना है, जब मुझे ये सारे मूविंग एवरेज बता देगा, हर एक मूविंग एवरेज के ऊपर जब मेरा प्राइस रहेगा, मतलब वो प्योर बुलिश मूवमेंट में है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, मुझे इतना ट्रेंड लाइन खींचना या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। जब तुम 1000 स्टॉक स्कैन करोगे, हर एक स्टॉक्स में तुम ट्रेंड लाइन खींच के या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के या फिर चैनल या फिर पैटर्न लगा के तुम देखने जाओगे, तो 1000 स्टॉक्स कभी भी स्कैन नहीं कर पाओगे। इसी वजह से जो लोग मतलब किसी इंडिकेटर का हेल्प नहीं लेते हैं, वो लोग स्क्रीनर बनाते हैं, और उनका जो स्टॉक्स देखोगे, वो एक पर्टिकुलर एक जोन के अंदर ही रहता है। बट हम लोग जब अपने टेक्निकल एनालिसिस को एक लेवल तक लेके जाएंगे, अपने को चाहिए फास्ट, राइट, अपने को एक फर्स्ट एनालिसिस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, मूविंग एवरेज लगा दिया, जैसा देखो फटाक से जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपने को दिख रहा है कि हाँ ऑल टाइम हाई है, ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर है, आरएसआई आप है, हाँ चलो ठीक है, चलो सीएनएक्स एनर्जी है, बट आखिरी वाला जो मेरा कैंडल है वो रेड हो गया, बाद में देखेंगे। आईटी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, 60 आप है, अपर है, चलो हो गया। इसमें आखिरी वाला रेड कैंडल दिया, बट बाकी सब मूविंग एवरेज के ऊपर है, आरएसआई भी अच्छा है, सीआरएस भी अच्छा है, चलो इसको हम लोग रखेंगे, बट लास्ट कैंडल की वजह से मैं इसको फिलहाल इग्नोर करूंगा। मिडल में देख रहे हैं कि सब मूविंग एवरेज के नीचे है, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। तो इस हिसाब से हम लोग फटाफट देख देख के जा पाएंगे। बट अगर तुम इस चीज का हेल्प नहीं लोगे, तो हर एक का ट्रेंड लाइन खींचना, ये खींचना, वो टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो इसी वजह से वो लोग कहते हैं कि आप स्क्रीनर यूज करो, बट स्क्रीनर में एक चीज याद रखना, अच्छे स्टॉक्स को पहले नहीं पकड़ पाओगे, ब्रेकआउट होने के बाद ही पकड़ पाओगे। सो स्टार्टिंग में सेक्टर एनालिसिस में क्या देखना है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है क्या नहीं, ज़्यादा ऊपर होना नहीं चाहिए, एंड उसका ट्रेंड क्या है देखना है। ट्रेंड अगर समझ में नहीं आ रहा, सिंपल आरएसआई ऐड कर दो, आरएसआई 60 ऑफ है, वीकली डेली मंथली, ऑल ओके। सीआरएस ऐड करो, देख लो क्या है। सीआरएस अगर ऐड भी नहीं करोगे, सिर्फ एक बार यहाँ से भी अगर तुम देखोगे कि हाँ ये मेरा मूविंग एवरेज एंड इसका ट्रेंड जो है अप साइड है, उसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीक के लिए प्लान करूँ कि नहीं करूँ, ये वाला कैंडल मेरे लिए बहुत मैटर करेगा। जो लास्ट वीक का कैंडल है वो मेरे लिए मैटर करेगा कि ये मुझे किस दिशा में लेके जा रहा है। शायद हो सकता है कि रेड कैंडल बनाने के बाद नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट डे में फिर से रेड कैंडल बना दे। सो मुझे लास्ट कैंडल ग्रीन चाहिए, विथ स्ट्रॉन्ग ग्रीन। ऐसा नहीं कि इस टाइप का ग्रीन बने, ऐसा नहीं, स्ट्रॉन्ग ग्रीन चाहिए। जैसे इस टाइप का स्ट्रॉन्ग सिग्नल तुम्हारा रेड है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन यहाँ पे अगर बन जाता, तो मैं एनर्जी के लिए मैं 100% श्योर होके मैं आगे बढ़ता। जो मेरे को आईटी कंफर्मेशन दे रहा है, देखो प्रीवियस जो रेड कैंडल था उसको भी ब्रेक कर दिया। फार्मा देखो, प्रीवियस जो रेड एरिया था उसको भी ब्रेक कर दिया। एंड कौन सा देखा, ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर तो ऑलरेडी 2 दिन पहले इस जोन को तोड़ दिया। ठीक है, सो तब क्या होगा, जब तुम मूविंग एवरेज या फिर ये इंडिकेटर का सपोर्ट लोगे, तो तब तुमको एक पीछे से एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होगा। तुम सिंपल यहाँ पे देखोगे क्या चल रहा है, क्योंकि बाकी सारे एनालिसिस मुझे ये तीनों इंडिकेटर कर दिया। ठीक है, इसी वजह से हम लोग ये 3 इंडिकेटर यूज करते हैं। इतना क्लियर है? सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। जितने हम लोग पिछले मैंने 2 हफ्ते से पहले से मैंने जो तुम लोगों को एक्सेस दे के रखा, उसके बारे में आप देखते हैं। आई होप तुम लोगों ने ये सारे चीज़ ऑलरेडी लर्न करके रखा, सो मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा।
जो बेसिक बेसिक सा चीज़ है वो मैं बताऊंगा, बाद में जो भी क्वेश्चन आंसर रहेगा वो हम लोग ले लेंगे। ओके। सो सबसे पहले अपने को ये समझना है वॉल्यूम एंड प्राइस का एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट। ओके। सो होता क्या है कि अगर ये मेरा रेड कैंडल है, अगर मेरा इतना लंबा एक रेड कैंडल बन रहा है, सो मेरा जो वॉल्यूम होगा, सेलिंग वॉल्यूम जो होगा, उसको भी इतना बड़ा होना चाहिए, तब ये बनेगा एग्रीमेंट। अगर ये मेरा ग्रीन कैंडल है, अगर ये मेरा ग्रीन कैंडल है, तो मुझे इतना ही बड़ा ग्रीन वॉल्यूम भी चाहिए। और एक चीज हम लोग ने क्या देखे थे, छोटा कैंडल, छोटा वॉल्यूम, छोटा रेड कैंडल, छोटा सेलिंग वॉल्यूम। इतना अगर है अपने ट्रेंड में, सो देन ओके, इसमें अपने को ट्रेड में कहीं पे रुकने की ज़रूरत नहीं, कहीं एंट्री एंड स्टॉप लॉस एंड एग्जिट में दिक्कत नहीं है। और एक कंडीशन क्या है, ये कंडीशन जो है डेफिनेटली बाइंग कंडीशन में बनना चाहिए, ये वाला बनना चाहिए सेलिंग कंडीशन में, एंड ये दोनों बोथ कंडीशन में होगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत है समझने में? बता दो, नहीं तो मैं आगे हो प्रोसीड। सर, क्लियर सर। सर रिकॉर्डिंग चालू है ना, बाद में रेफर करने के लिए पड़ेगा। हाँ, बता देता हूँ। हाँ हाँ ठीक। ओके, चलो अभी और एक चीज देखते हैं। मार्केट जब ऊपर जाएगा, मतलब अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में मेरे लिए, सॉरी, ये चीज ध्यान से सुनना, ठीक है? अप ट्रेंड में मेरे लिए जो ग्रीन वॉल्यूम बनेगा, वो मेरे लिए बड़े बड़े बनेगा। अप ट्रेंड में जब मार्केट रेड कैंडल बना के करेक्शन लेगा, अर्थात जब लिटिल बिट प्रॉफिट बुकिंग आता है, तब मेरा जो वॉल्यूम बनेगा वो छोटा छोटा बनेगा, प्रीवियस सेशन से छोटा बनेगा, एक दो बड़ा बन सकता है, बट इनका जो एवरेज होगा, इनके एवरेज की कंपैरिजन में कम होगा। इनका जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम के हिसाब से इन लोगों का कम होगा। नेक्स्ट मार्केट जब ऊपर जाएगा, डेफिनेटली ब्रेकआउट देके जाएगा। सो ब्रेकआउट के टाइम पे इनका जो वॉल्यूम बनेगा ग्रीन का, वो डेफिनेटली जितने सारे रेड कैंडल है या फिर एवरेज है उससे बड़ा होना चाहिए। उससे पहले, चलो, उससे पहले ब्रेकआउट देने से पहले वॉल्यूम इस हिसाब से जनरेट होना स्टार्ट करता है। ब्रेकआउट से पहले लिटिल यहाँ पे शायद छोटा मोटा और रेड रेड वॉल्यूम भी आ सकता है,
ओके, कुछ लोग जल्दी निकल जाते हैं या फिर उनको कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल ये शायद मेरा रेड बन गया, बट ये रेड प्रीवियस सारे कैंडल, ग्रीन कैंडल से छोटा होना चाहिए, बड़ा होना नहीं चाहिए, इतना ध्यान में रखना है। एंड जो आखिरी मेरा ब्रेकआउट होगा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, ये जो वॉल्यूम है देखो, छोटा छोटा वॉल्यूम है, इनके जैसे बड़े बड़े नहीं। भले ही ये ब्रेकआउट देने के लिए धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ये ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, इस जगह पे जाके वो ब्रेकआउट देगा। बट यहाँ पे छोटा छोटा सब वॉल्यूम बनते ही आ रहा है, मुझे स्टार्टिंग से बड़ा वॉल्यूम नहीं चाहिए। कुछ स्टॉक्स में देखोगे, बताता हूँ, पहले मेरा जो क्राइटेरिया है वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल है, ये ब्रेकआउट दे रहा है मुझे, यहाँ पे जाके ब्रेकआउट दे रहा है, एंड मेरा जो फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो जितने सारे कैंडल है, जितने सारे कैंडल फॉर्म हुआ है उसका जो वॉल्यूम है उससे बड़ा होगा, जिसको वॉल्यूम स्प्राउट भी बोला जाता है। वॉल्यूम स्प्राउट भी बोला जाता है। सो ये होता है नॉर्मल। एंड ये जो एरिया है, और एक चीज बता देता हूँ, ये एरिया इस हिसाब से जाता है, ऐसे धीरे 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 करके ऊपर जाएगा। ओके, कुछ बीजेपी पैटर्न बनाएगा, बहुत तरह के एक पैटर्न बना बना के तब जाके धीरे धीरे धीरे, मतलब टाइम कंज्यूम करके। टाइम कंज्यूम इन द सेंस क्या है कि यहाँ पे काफी सारे पार्टिसिपेशन हो रहा है, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेशन आने के बाद धीरे 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 ऊपर जाता है। क्या होता है, यहाँ पे कुछ एचएनआई आ गया, एलआईसी आ गया, बैंकिंग आ गया, कुछ बड़े लोगों के इन्वेस्टमेंट आ गया, तो इस तरह से हजारों बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, रिटेलर सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, मतलब इसमें क्यों हम लोग इस चीज को प्रेफर करें, मतलब इतना जो लिटिल बिट आपका टाइम लगा के ऊपर जा रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि कभी कभी आप देखोगे कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं कि वो डायरेक्ट यहीं से एक लंबा सा कैंडल बना के निकल जाता है, उसमें हम लोग क्यों नहीं घुसे? ये भी तो ब्रेकआउट दे रहा है, ये भी तो हाई वॉल्यूम के साथ जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसमें भी बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, बट देखोगे इस टाइप का कैंडल हार्डली एक या दो या फिर 3 दिन के अंदर फिर से नीचे आ जाता है। पता नहीं आप लोगों में से कितने लोग ये नोटिस किए हैं। इसी वजह से इतना लंबा कैंडल, भले ही मैं बोलता हूँ कि रिस्क रिवॉर्ड फेवर नहीं है, बट इसका लॉजिक यही है कि नीचे बन के आ जाता है। रीजन क्या है, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर या फिर दो पर्टिकुलर बड़े लोग बाय करके मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। बट वो लोग इतना बेवकूफ नहीं है कि महंगाई में जाके वो लोग खरीदेगा। उनका ट्रिक ये रहता है, ये जो पता नहीं कभी तुम लोग सुने होंगे या नहीं, कुछ प्रोमोटर बेस्ड जो स्टॉक्स होते हैं जिसमें देखोगे पार्टिसिपेशन कम होता है, वॉल्यूम वगैरह कम होता है, वो कुछ 100 या 150 के आसपास, मतलब 10 रुपए से 100 रुपए के आसपास जो स्टॉक्स हैं उनमें ज्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, मतलब इस चीज को खरीदने के लिए वो क्या करता है, पहले एक वॉल्यूम एंड एक प्राइस का एक स्प्राउट बना देता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग देखते हैं, अरे ब्रेकआउट हो गया, चलो घुस जाते हैं, नेक्स्ट दिन का कैंडल भी इस हिसाब से आपको बढ़ा दे दिया। अब वो लोग क्या करते हैं, बड़े लोग इस चीज को, इस प्राइस को और नीचे लेके आ जाते हैं, इस लेवल के आसपास लेके आ जाते हैं या फिर इस लेवल के आसपास लेके आते हैं, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे, वो तो वो इतना दूर तक, मतलब स्टॉप लॉस अपना हिट नहीं कराएगा। वो लोग क्या करेगा, इस लेवल तक लेके आएगा। मतलब क्या है, चीजों को फिर से सस्ते में वो लोग खरीद, मतलब यहाँ पे जो लोग घुसे हैं उन्होंने यहाँ तक क्लोजिंग किया। अब हम लोग क्या किए, गलती से घुस गए, हाँ ब्रेकआउट हो गया, हम घुस गए। अब यहाँ से मार्केट को वो लोग गिराते हुए यहाँ तक लेके आ जाते हैं। क्या होता है, अपना सब स्टॉप लॉस हंट हो जाता है, मार्केट नीचे आ जाता है। अब ये जो फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट है,
एंड उसके बाद जो पुल बैक आ रहा है, अब जो पुल बैक ट्रेडर है, अब वो लोग एक्टिव हो जाते हैं एंड वो लोग देखते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऑपरेटर या फिर इनसाइडर का एक्टिविटी है, जो पहले मार्केट को ऊपर लेके गया, सबको ट्रैप करके मार्केट नीचे लेके आ गया। मतलब क्या है, उन्होंने सबका पैसा खा लिया, अब ये मार्केट को ऊपर जाना है। नोटिस करके देखोगे इस टाइप का स्टॉक्स में ऐसे ही होता है। मुझे एग्जैक्टली exactly नाम तो याद नहीं आ रहा है। कौन सा भी तो एक स्टॉक्स था, मुझे याद नहीं आ रहा, टाटा मोटर था या फिर कौन था, मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है। हाँ ये वाला राइट, ये वाला स्टॉक्स में देख रहा था। देखो क्या किया इसने, एक कैंडल, सिर्फ एक कैंडल, वॉल्यूम भी सही है, ऐसा नहीं है मतलब। देखो कुछ लोग क्या होता है, वॉल्यूम सिर्फ सिंगल कैंडल बेसिस पे देखते हैं, तो वो लोग क्या देखे, अरे हाँ ये तो सिंगल वॉल्यूम, सॉरी, एक अच्छा वॉल्यूम एंड सिंगल कैंडल में मुझे ब्रेकआउट दी दे, चलो घुस जाते हैं। अब एक चीज नोटिस करो, ये ब्रेकआउट के बाद रिटेलर इधर भी घुसे, इधर भी गए, इधर भी गए, इधर भी, इनफैक्ट ये मार्केट जब फिर से यहाँ पे ग्रीन बनाया था, इसके ऊपर भी ग्रीन बनाया था, इधर भी लोग घुसे होंगे, उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। बट उन्होंने क्या किया, अपने स्टॉप लॉस तक जाने नहीं दिया, मार्केट को यहाँ पे रोक दिया। अब यहाँ पे क्या किया, इन्होंने सस्ते में फिर से खरीद लिया, अब मार्केट को देखो रोते हुए जा रहा है कि नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग नींद में चल रहे हैं, अब ऐसे ही नींद में ऊपर चलेगा। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें डायरेक्ट एक दिन में जो मूवमेंट एक दिन में दे दिया था, वही मूवमेंट इन्होंने क्या किया, एक दो तीन चार 5 दिन लगा दिया। तो ये कहानी होता है। अब ये जो ब्रेकआउट होगा धीरे धीरे देखो, छोटा छोटा वॉल्यूम बन रहा है, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, अब जो ब्रेकआउट बनेगा वो सही बनेगा। अब इसका देखो, इन लोगों का चाल ही यही है। अगर जिन्होंने इस स्टॉक्स को देखे होंगे, यहाँ पे भी देखो एक ब्रेकआउट दे दिया, फिर से फंसा दिया, फिर से ब्रेकआउट दे दिया, फिर से फंसा दिया। एक कैंडल जब तुमको इतना खतरनाक ब्रेकआउट दे रहा है, तब ये फंसने का चांसेस ज्यादा रहता है। अपने को एक कंसोलिडेशन जोन चाहिए, एक प्योर एक जोन चाहिए, तब जाके हम लोग देखेंगे। और इतना बड़ा कैंडल नहीं है, अगर उसको ब्रेकआउट देना होता तो ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास यहाँ तक रुक जाता, देन ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर जाने के लिए स्पेस था ही नहीं। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी चलता है मार्केट में। ओके, तो कहाँ पे था मैं, ऑटो में था शायद। हाँ, सो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन जोन बन रहा है, उस टाइप पे स्टॉक्स चाहिए, या फिर जो ब्रेकआउट हो रहा है एटलीस्ट ब्रेकआउट जोन के आसपास हो, देन ठीक है। एंड यहाँ पे धीरे धीरे ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, लिटिल बिट रेड कैंडल, जो छोटा छोटा वॉल्यूम बन के ऊपर जा रहा है, तो उसमें हम लोग फॉलो करेंगे, तो वो आगे का चीज़ है। सो वॉल्यूम एनालिसिस का ये एक पार्ट हो गया कि जब अप ट्रेंड में जाएगा तो अपना ग्रीन कैंडल बराबर होना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। रिट्रेस करेगा तो रेट जो वॉल्यूम होगा वो छोटा होना चाहिए एवरेज से। देन फिर से जब ऊपर जाएगा तो आपका ग्रीन कैंडल धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा। अगर इस बीच में कोई रेड कैंडल आएगा तो वो प्रीवियस जितने सारे वॉल्यूम है उससे कम होना चाहिए, तब जाके हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। सो ये एक एनालिसिस हम लोगों ने देखे थे। अब जो चीज़ आता है, जो मेन प्रॉब्लम होता है जिसमें हम लोग डाउटफुल रहता है, वो है इस टाइप का कैंडल।
अब इसमें क्या होना चाहिए? देखो, ये एरिया लेके यहाँ तक जो पूरे वीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है 100 रुपये, एंड यहाँ तक है 70 RS, लिख देता हूँ 100। ये डोजी वाला समझना, सॉरी, हमारा शूटिंग स्टार समझना बहुत ज़रूरी है। 70, एंड नीचे वाला हो गया 60, अल्टीमेटली जाकर 60 पे क्लोजिंग दिया। इसका भी लिख लेते हैं 100, तो अब इसको समझते हैं। ये जो कैंडल है, इन्होंने 60 रुपए से 100 रुपए, 40 रुपए का दिन भर ट्रेड किया। अब ये 70, मतलब यहाँ से यहाँ तक दिन भर तो ट्रेड तो हुआ। जब क्वांटिटी बाय सेल होता है तभी तो इस टाइप का एक आपका विक बनेगा। इसमें भी सेम, मतलब बाय सेल हो रहा है, मतलब डेफिनेटली वॉल्यूम बन रहा है। तो इतना लंबा विक के वजह से मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया होगा, तब जाके इसका क्लोजिंग नीचे गया होगा। तो यहाँ पे भी अच्छा खासा सेलिंग आया, यहाँ पे भी अच्छा खासा वॉल्यूम जनरेट हुआ। सो यहाँ पे मस्ट बी, एक मिनट, यहाँ पे अच्छा खासा आपका सेलिंग वॉल्यूम बनना जरूरी है। सेम बाइंग के लिए दिन भर इतना बाय हुआ तब जाके मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, भले वीक बने, इतना बाइंग प्रेशर आया तो ये वॉल्यूम में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा, अगर दिख रहा है तो मतलब सही है, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे। मतलब हाँ, ये अपने को पता है कि हमारे बाइंग प्रेशर है, बायर ऊपर जाके क्लोज किया, इतना बड़ा कैंडल, वॉल्यूम भी है, देन ओके, हम लोग ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। सेम इसमें शूटिंग स्टार है, क्लोजिंग नीचे है, इतना बड़ा वॉल्यूम है, दिन भर इसमें बाय सेलिंग है, देन ओके, इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब आएगा भाई? इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर है और वॉल्यूम इतना छोटा है, बाइंग प्रेशर है इतना, सेलिंग में इतना छोटा, मतलब अपने को ट्रैप किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ट्रैपिंग हो रहा है, इनसाइडर कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहा है। मतलब तुमने दिन भर 40 रुपए का, सॉरी 30 रुपए का जो एक्टिविटी किए वो है ही नहीं, सिर्फ तुम 10 रुपए की एक्टिविटी दिखा रहे हो। यहाँ पे तुम 60 रुपए से 90 रुपए, जो 30 रुपए की एक्टिविटी है वो है ही नहीं, बस तुम 10 रुपए की एक्टिविटी दिखा रहे हो। मतलब ये है कि तुमने प्राइस को बढ़ा दिया लोगों को बुलाने के लिए, बट वॉल्यूम में पता चल रहा है कि कोई एक्टिविटी हुआ ही नहीं, ये फेक कुछ अंदर ही अंदर चल रहा है। तो इसमें हम लोग अलर्ट हो जाएंगे। ऐसे कैंडल दिखे तो हम एंट्री नहीं लेंगे, वॉल्यूम के साथ मैच नहीं हो रहा है। या फिर अगर ऐसा कैंडल आपका ऑलरेडी पोजीशन है, इस टाइप का कैंडल बन रहा है, तो मैंने वहां पे कुछ परसेंटेज निकाल लेंगे। और एक सिनेरियो क्या बनता है, और एक सिनेरियो क्या बनता है देखते हैं। इंटरचेंज, तुम दिखा रहे हो कि इसका क्लोजिंग नेगेटिव में हुआ है और कैंडल बन रहा है ग्रीन, मतलब किसी इंसाइडर यहाँ पे बाइंग करके गया बट तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन जोन में तुम देख रहे हो हैमर, बट वॉल्यूम बन गया तुम्हारा रेड। भाई अगर तुमने जेन्युइनली सेल किए हो तो फिर इसका क्लोजिंग तो नीचे तो होना चाहिए, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। जी बिल्कुल गड़बड़ है। मेरा कोर्स में इसका काफ़ी सारे एग्जांपल है, वो देख लेना एंड उस हिसाब से प्रैक्टिस करना।
एंड मैंने वहां पे ये भी दिखाया कि इसके वजह से अपना सेलिंग भी चेंज हो जाता है, बाइंग एक्टिविटी भी चेंज हो जाता है। स्क्रीनशॉट में मैंने बार बार बोला कि इस टाइप का जो कैंडल पैटर्न एंड वॉल्यूम है उसको निकालो एंड प्रैक्टिस करो। शायद एक दो बार किसी ने भेजा भी था। तो वॉल्यूम का ये जो एनालिसिस है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो बताया ये तो मैंने सिंगल कैंडलस्टिक बेसिस पे बताया, एंड इससे पहले मैंने ये जो स्विंग बेसिस पे बनाया ये ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने सिंगल कैंडल बेसिस पे जो मैंने बताया उसी चीज़ को ध्यान मतलब दिमाग में रखते हुए तुम लोग यहाँ पे एनालिसिस करोगे। आखिरी जो कैंडल है उस कैंडल के बेसिस पे तुम ट्रेड लेने जा रहे हो, बट उसके साथ वॉल्यूम एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सबसे पहले क्या देखोगे, मैं आप ट्रेंड में हूँ, आप ट्रेंड में जितने सारे वॉल्यूम में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, हम नहीं लेंगे। ठीक है। सो आई थिंक इतना समझ में आ गया। सो इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, नेक्स्ट मैं आगे का बताता हूँ। क्लियर है सर, क्लियर है। ओके। सो अभी देखो कोई भी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स जब तुम सिलेक्ट करने जाओगे या फिर कोई स्टॉक सिलेक्ट करने जाओगे, अभी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पहले देखे। मार्केट स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या है, हम लोग क्यों देखेंगे, चलो यहाँ पे दिखा देते हैं, मैं बता देता हूँ क्यों देखेंगे। मेरा मार्केट जेन्युइनली, अब ये सारी चीज मैं हटा देता हूँ। चलो मैं कुछ एक स्टॉक्स ले लेता हूँ, SBI। ओके। सो देखो मुझे क्या देखना है, सबसे पहले मेरा मार्केट स्ट्रक्चर कहाँ पे काम आ रहा है। चलो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे काम आ रहा है, मुझे बता रहा है कि हाँ यहाँ से एक एकोमोडेशन जोन से मेरा मार्केट निकल रहा है। तो मेरा मार्केट स्ट्रक्चर मुझे बता दिया कि इस जोन से मेरा कैंडल बाहर निकल रहा है। ठीक है, रुक जाओ यहाँ पे देख लेते हैं। सो फर्स्ट मेरा क्या होगा, जब मैं स्टॉक सिलेक्शन करने जाऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं इसको कर रहा हूँ, क्या है, SBI को, इसको कम कर देते हैं, 1 कर देते हैं। सो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि ये एक एकुमुलेशन या फिर एक साइडवेज मार्केट में जा रहा है, प्लस मेरा जो वॉल्यूम है यहाँ पे ये मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि बहुत कम वॉल्यूम है। तो मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ खिचड़ी बन रहा है। ये जो जोन है कभी सेलिंग आ रहा है कभी बाइंग आ रहा है, मतलब यहाँ पे रिटेलर लोग ट्रैप हो रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट है। सेकंड थिंग मैं क्या देखूंगा, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया। सेकंड थिंग मैं देखूंगा कि ये जो एक ट्रेंड बना रहा है, तो मेरा एक कंटिन्यू ग्रीन हायर है वॉल्यूम बनाते हुए भी जा रहा है, एंड यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है कोई लंबा स्पाइक नहीं है। जो आया था इसमें आया था, उसके बाद कोई लंबा स्पाइक नहीं है। इनफैक्ट ये वाला जोन भी प्रीवियस वॉल्यूम को क्लोज नहीं कर पाया, ना ही इसका जो वॉल्यूम कैंडल है उसके नीचे कोई क्लोजिंग दे पाया है। तो इस टाइम पे मुझे अलर्ट होना है कि अगर मेरा ये साइडवेज जोन तोड़ेगा तो शायद एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। फर्स्ट क्राइटेरिया ये होगा। सेकेंड थिंग है, मार्केट स्ट्रक्चर का जो रूल्स है वो हम देख लिए। अब सेकेंड थिंग है, डाउ थ्योरी लगेगा। अभी तक अपने पास कोई ब्रेकआउट नहीं आया। डाउ थ्योरी अपने को क्या बता रहा है कि यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, फर्स्ट जो मेरा की लेवल है इसने क्रॉस कर दिया। सेकेंड कहाँ पे गया, क्रिटिकल जो लेवल है ये भी क्रॉस कर दिया। इसके बाद और एक क्रिटिकल लेवल मुझे दिख रहा है, मुझे अभी भी कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं उसके लिए क्या है, जो मेरा प्रीवियस हाई है उसके लिए मैं वेट करूंगा। ये सेफ ट्रेडर के लिए है। एंड जो लोग रिस्क टेकर है वो अभी मत कीजिए, उसके लिए आपको 2-3 साल वेट करना पड़ेगा। वो यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, शायद यहाँ से वो फंस जाते, बट यहाँ से यहाँ तक जितना प्रॉफिट करना था उन्होंने कर लिया। चलो ये अलग है, अलग टॉपिक। तो मेरा की लेवल
आई थिंक सबको याद है। मेरा की लेवल, मेरा क्रिटिकल लेवल एंड मेरा हाई, जो मेरा स्विंग हाई है, वो मेरा क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तीनों चीज एज पर डाउ थ्योरी वाइकऑफ थ्योरी हम लोग काम पे लगाएंगे। वॉल्यूम एनालिसिस कर दिए। सेकेंड थिंग है, ये मुझे लिटिल बिट परेशान कर रहा है कि मैं इसके बाद क्या करूं, क्योंकि भले ही मेरा वॉल्यूम प्रीवियस वॉल्यूम को मतलब ओवरकम नहीं किया, बट इसका प्राइस नीचे की तरफ है एंड वॉल्यूम लिटिल बिट सेलिंग प्रेशर है। सो मैं इस कैंडल के बाद एंट्री नहीं लूंगा, मैं इस कैंडल के बाद क्या एक्शन हो रहा है, वो ग्रीन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जेन्युइनली ब्रेकआउट देके सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। सो नेक्स्ट कैंडल क्या है, देखो, अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री मारते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसने क्या क्या रिट्रेस दिया, मतलब यहाँ पे भी मेरा एंट्री नहीं बन रहा है। नेक्स्ट जो कैंडल है, क्या इसके प्रीवियस के ऊपर क्लोजिंग दिया, नहीं दिया, वेट करो, हाँ, नेक्स्ट कैंडल मेरा दे दिया, बट ये अपना रिस्क रिवार्ड से बहुत दूर जा चुका है। ओके, नेक्स्ट, ये ऊपर चला गया। अभी कुछ लोगों का ये कहना होगा कि अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है, अगर ये इस हिसाब से भाग जाता है तो हम क्या करेंगे। देखो, एक तो मेरा यहाँ पे क्रिटिकल लेवल पे रिट्रेस लिया, चाहो तो तुम रिट्रेस पे ले सकते थे, या फिर इस जगह पे जब तुम्हारा ब्रेकआउट दे रहे तब ले सकते थे, बट इस ब्रेकआउट को कैसे पकड़े, इस हिसाब से पकड़ो। अगर तुम एक्टिव ट्रेडर हो, फिर तुमको एक लेवल टाइम फ्रेम के नीचे आना पड़ता है। हम एनालिसिस करते हैं डेली वीकली, बट हम ट्रेड लेंगे 75 मिनट या फिर 2 आवर के बेसिस पे। अगर इस जगह पे होता तो हम लोग यहाँ पे इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते। वो बाद में बताएंगे कैसे ट्रेड लेते, बट चीज़ों को समझो। वॉल्यूम एनालिसिस, स्विंग एनालिसिस, डाउ थ्योरी, मार्केट स्ट्रक्चर, हर एक चीज़ परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट है, देन मेरा एंट्री परफेक्ट है, देन इस केस में आपको लॉस नहीं हो रहा है। एंड इस टाइप पे जाके आप देखोगे निफ्टी भी अपने फेवर में था। ओके, नेक्स्ट और एक देख लेते हैं, बीपीसीएल का क्या है। चलो, पहले आपको दिख जाएगा साइडवेज जोन। ये आपका हाई कहाँ पे हो रहा है, ओके, सो इस जगह पे हो रहा है, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो जब इस जगह पे आ जाएगा तो आपको लगेगा कि शायद मेरा ब्रेकआउट हो जाएगा, शायद मेरा कल मेरा ब्रेकआउट हो जाए, मैं इस पे एंट्री करूं। हो सकता है कि कल ही मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, मैं कल एंट्री लूं, क्योंकि क्योंकि की लेवल कंप्लीटेड, हाँ, इसके लिए क्रिटिकल लेवल यहाँ पे है, मतलब क्रिटिकल लेवल अभी तक ब्रेक नहीं किया। ओके, सो मेरा की लेवल, मेरा क्रिटिकल लेवल, चलो क्रिटिकल लेवल मुझे बचा लिया। ओके, वॉल्यूम एनालिसिस देखते हैं। रेड कैंडल तो है, यहां से एक चीज नोटिस करो, मार्केट तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये जो ऊपर जाना होता है ना, देखो टाइम स्पेंड करते हुए ऊपर जा रहा है, इस टाइप का मार्केट को मैं हमेशा पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 2-3 कैंडल बना के ऊपर चला जाए, वो हमेशा फंसा देता है। जो भी ये धीरे धीरे अप ट्रेंड जा रहा है, अरे इसका रेड कैंडल देखो, इतना कम, इनफैक्ट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई वॉल्यूम है ही नहीं। मतलब क्या हो रहा है कि ना बाइंग, मतलब यहाँ पे सेलिंग उस हिसाब से हो ही नहीं रहा है, जो हो रहा है बाइंग हो रहा है। देखो, अगर हो रहा है तो बाइंग हो रहा है, सेल हो रहा है तो एवरेज, जो मेरा यहाँ पे जो एवरेज लाइन है उसके नीचे हो रहा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग हो ही नहीं रहा है। सेलिंग कौन लोग कर रहे हैं, शायद यहाँ पे किसी ने बाय कर दिया, या फिर क्या किसी ने यहाँ पे बाय किया, वो लोग सोच रहा है कि अरे यार यहाँ पे मेरा 1 महीना ऐसे टाइम पास हो रहा है, मैं बेच के दूसरे स्टॉक में जाऊँ,
तो वो लोग यहाँ पे सेल करते हैं। बाकी धीरे-धीरे जो हो रहा है मेरा बाइंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है, बाइंग हो रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद, अब इतने दिनों से जब बाइंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, तो यहाँ पे एक एटम लिया जाता है। तो मेरा वॉल्यूम एनालिसिस हो चुका है कि जब सेल हो रहा है तो लो वॉल्यूम पे हो रहा है, जब बाई हो रहा है तो हाई वॉल्यूम पे हो रहा है। मेरा डाउ थ्योरी काम कर गया, मेरा स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, मेरा तीनों पार्ट खत्म। अब मुझे कंफर्मेशन के लिए क्या करना है वो देखते हैं। नहीं, इस कैंडल ने मुझे कोई ब्रेकआउट नहीं दिया, तो ये मेरा नीचे आ गया। हम वेट करेंगे, बट एक चीज नोटिस करो, कैंडल का साइज, कैंडल का वॉल्यूम, क्या एग्रीमेंट हो रहा है? इतना बड़ा कैंडल में इतना छोटा, उस हिसाब से देखेंगे इतने कैंडल में अगर इतना वॉल्यूम हो रहा है तो इतना बड़ा वॉल्यूम में इतना बड़ा कैंडल में इतना छोटा, मतलब यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं हो रहा है, ये एक ट्रैपिंग किया जा रहा है, इसके बाद एक मूवमेंट आएगा। देखते हैं। हाँ, ये कैंडल मुझे ब्रेकआउट दिया। अब ऐसे ही ब्रेकआउट की बात कर रहा था, ये जो ब्रेकआउट है ये इतना ऊपर नहीं चला गया, ये जो ब्रेकआउट जोन है उसके आसपास है। मतलब क्या है, नेक्स्ट जो कैंडल बनेगा मैं उस पे ले सकता हूँ, एंड मेरा वॉल्यूम भी मेरा सपोर्ट दे रहा है। मुझे ऑलरेडी 30% का मूवमेंट दिखेगा कितने दिन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 2 हफ्ते में। एंड मैंने बीपीसीएल जो ट्रेड दिया था, आई थिंक इसके आसपास शायद मैंने दिया था। बीपीसीएल का ट्रेड मैं 2 3 दिन कंटिन्यू देते गए, इंट्राडे के लिए भी देते गए। देखो, जो ट्रेड इंट्राडे में मतलब ऐसा स्टॉक्स हमेशा प्रेफर करना जो इंट्राडे के लिए भी सही है, स्विंग के लिए भी सही है। तो ये जो मूवमेंट है ये इंट्राडे के लिए भी सही था एंड स्विंग के लिए भी सही था। तो ठीक है, तो इस हिसाब से हमें वॉल्यूम एनालिसिस करना है। देखो, यहाँ पे जो सेल है सबको लगेगा कि बाहर निकलना है, प्राइस इतना नीचे आ गया। वॉल्यूम कहाँ है मेरा रेड कैंडल का? वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से नीचे है। बट उस हिसाब से तुम ग्रीन कैंडल देखो, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल मेरा एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है। हाँ सर, ये वाला कैंडल मुझे एक हाई वॉल्यूम के हिसाब से दिखा गया है, तो मैं यहाँ पे मेरा 80% क्वांटिटी बुक कर लूँ, और ऑलरेडी मुझे 30% मिल चुका है। मेरा ब्रेकआउट के बाद मुझे ऑलरेडी 35, चलो 30% मुझे मिल चुका है। मैं अब नहीं रहूंगा यहाँ पे। मेरा स्टॉप लॉस क्या था? 5 6% के आसपास था। तो हमें इस हिसाब से वॉल्यूम एनालिसिस, डाउ थ्योरी, मतलब जो चीज मैं बता रहा हूँ ये फॉलो करना है। 4 स्ट्रक्चर है फिलहाल के लिए: मार्केट स्ट्रक्चर, डाउ थ्योरी, वीपी एनालिसिस, इसके बाद सीआरएस ऐड होगा, मूविंग एवरेज ऐड होगा, एंड स्टेज एनालिसिस ऐड होगा। तो ये सारे नेकेड आई में देख के आपको खुद लग रहा है कि आप ट्रेड कर सकते थे। जब मैं और भी चीजें ऐड करूंगा तब आपको इतना कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, एंड लोग शायद इतने तक देख के ही, बड़े बड़े लोग भी इतना तक देख के ट्रेड कर लेते हैं, बट हम लोग इस चीज को और कंफर्म करेंगे। मैं नेक्स्ट जो चीज लेके आऊंगा, आपको इतना एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होगा, वो आप डायरेक्ट देख के ट्रेड कर सकोगे। अगर आपका वो ट्रेड एक्टिव होगा तो आपका ऐसे ही 20 30% भागेगा, अगर नहीं होगा तो एक्टिव नहीं होगा, अगर होगा तो भागेगा। बस सिंपल यही बात है। सो कोई डाउट? नहीं सर, चल रहा है मस्त सर। अच्छा एक्सप्लेन किया सर। अभी तक वो हम ये चीजें देख नहीं रहे थे, खाली वो इंडिकेटर्स और
ट्रेन लाइन वगैरह वही देख रहा था, ये वॉल्यूम का मस्त है सर। हाँ, तो वही है ना कि भाई वॉल्यूम बहुत इम्पैक्टफुल है। वॉल्यूम बहुत कुछ कह देता है, बट देखो, हमेशा ऐसा नहीं कि रेड वॉल्यूम ग्रीन वॉल्यूम मतलब बाहर निकलो एंट्री करो, नहीं। वॉल्यूम का भी बहुत कुछ है। प्राइस के साथ प्राइस का जो साइज है, वॉल्यूम का साइज मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी देखना जरूरी है। नहीं तो फंस जाओगे। नहीं तो बहुत सारे लोग ये कहते होंगे कि वॉल्यूम काम नहीं करते। भाई, वॉल्यूम को रीड करना एक अलग आर्ट है। उसी को टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। भाई, टेक्निकल एनालिसिस इतना इजी चीज नहीं है। ठीक है। तो वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर तुम मूविंग एवरेज नहीं देखोगे, आरएसआई नहीं देखोगे, फिर भी तुम्हारा ट्रेड हो जाएगा। सिंपल क्या किया, डाउ थ्योरी जो हम लोग क्रिटिकल एंड जो की लेवल देखा, वो मुझे आधा कंफर्मेशन दे दिया। उस हिसाब से आप देखोगे। इनफैक्ट तुम लोगों ने काफी सारे ट्रेड भी किया, उसमें देखे अगर क्रिटिकल लेवल ब्रेक हो रहा है, की लेवल ब्रेक हो जाता है, ये बात सही है। क्रिटिकल लेवल ब्रेक हो रहा है मतलब वो स्टॉक्स रुकेगा नहीं। उसको तुम रोक नहीं पाओगे। वो एटलीस्ट 20% मूव दे के जाएगा। अब इंडिकेटर वगैरह जो हम लोग यूज करेंगे, उसका रीजन ये है कि स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए बस इंडिकेटर यूज करेंगे। बट ट्रेड लेने के लिए चार्ट में हम लोग कुछ नहीं रखेंगे। बस यही सिंपल चीज। जो एनालिसिस करना है सैटरडे संडे बैठ के तुम लोग कर लोगे। मंडे जब मार्केट खुलेगा तब कोई एनालिसिस नहीं है। लेवल मार्किंग है, ऊपर मार्केट जा रहा है, फटाक से स्टॉप लॉस लगाओ, बाइंग करो, खत्म। सो कुछ समझ में आ रहे हैं अभी कि मार्केट में कैसे क्या एनालिसिस करें, कैसे हम क्या करें। आज मैंने एड ऑन जो चीज दिया, सेक्टर एनालिसिस। अभी जैसा आज कौन सा सेक्टर, आईटी एंड फार्मा। आईटी एंड फार्मा का जो स्टॉक्स है, जो देखोगे आईटी एंड फार्मा जैसा जो ब्रेकआउट दे रहा है, अप ट्रेंड में है, जिसका आरएसआई 60 के आप है वीकली एंड डेली, वैसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखो एंड फॉलो करो कैसे काम कर रहा है। इस चीजों को फिल्टर करने के लिए और भी तरीका बताऊंगा, धीरे धीरे वो मॉड्यूल आगे आगे जाएगा। फिलहाल बस इतना फॉलो करो। एंड वो सारे स्टॉक्स में क्रिटिकल लेवल की लेवल बना के रखो। ऐसे दो मतलब दोनों सेक्टर में अगर 5-5 10 स्टॉक्स भी करके आप वॉच करोगे पूरे हफ्ते भर, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कैसे काम हो रहा है। राइट। तो ये सारे चीजें करना है विद वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम एनालिसिस के साथ। ये भी काफी दिनों से दे रहा है। ऑलरेडी एक ब्रेकआउट दे चुका है एंड सेकंड ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। ये जो कंसोलेशन है ना, ये हमें चाहिए। जैसा इस एरिया पे देखो, परफेक्ट रेड कैंडल बन रहे हैं, बट एवरेज वॉल्यूम के ऊपर जा ही नहीं पा रहे हैं। मतलब ये सेलिंग हो ही नहीं रहा है यहाँ पे। इस टाइप का जो जोन है, इस टाइप का जो स्टॉक्स है वो देखना है। बट मैं एसीएल टेक नहीं देखता हूँ क्योंकि इसका मूवमेंट उतना खास नहीं है। देखो, मूवमेंट उतना खास नहीं आता ये। कितना देखे जाता है ब्रेकआउट के बाद, ज़्यादा नहीं आता। इस वजह से मैं इस टाइप का स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ। बट स्टार्टिंग में तुम लोग इसको यूज़ कर सकते हो। 8-10% ऐसे हर मूव में ऐसे ही है इन लोगों का, 8-10%। बस यहाँ से इतना दूर तक 10% खत्म। एफ एन ओ स्टॉक्स हमेशा अवॉइड करना, ज़्यादा लार्ज कैप में भी मत जाना। मैंने स्टॉक लिस्ट ऑलरेडी दे के रखा, बस उसी पे ट्रेड करो। अभी ट्रेड मत करो, अभी चीज़ों को फॉलो करो एंड एग्जीक्यूट करो। सॉरी, एग्जीक्यूट भी मत करो, चीज़ों को बस फॉलो करो। ट्रेड करने का टाइम आएगा, अभी नहीं। अभी जब प्रैक्टिस करोगे, फॉलो करोगे, ट्रैक करोगे, तो अंदर ही अंदर कॉन्फिडेंस आते रहेगा। पहले समझो, हम लोग जब एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में बैठने से पहले प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद तब एग्जाम हॉल में जाके अपने को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम लोग ने ये सारे चीज इतने बार प्रैक्टिस किया साल भर में या फिर 6 महीना में, कि अभी इसको मैं
जितना इसने पूछा उससे कहीं अच्छा से मैंने आंसर दे सकूँगा। इनफैक्ट जो बुक्स में लिखा हुआ है, इनफैक्ट जो मेरे को ट्यूटर ने बताया उससे कहीं अच्छा से मैं इसको लिख सकता हूँ। लाइक वही चीज़ है। इतना प्रैक्टिस करो कि जब तुम मार्केट में उतरोगे तो कोई दिक्कत ना आए। एंड देखोगे अभी यूट्यूब में हो या फिर टेलीग्राम में या फिर जो क्या बोलते हैं अपना ट्विटर में, जितने सारे लोग कोई स्टॉक्स वगैरह देते हैं, अब कभी अगर फॉलो किए हो तो देखोगे वो लोग सेक्टर स्पेसिफिक देते हैं। वो लोग क्या करता है कि मेरा अभी कौन सा सेक्टर चल रहा है, कौन सा सेक्टर मूवमेंट देने वाला है। तो सेम चीज मैं भी वही सिखाया कि वहां पे देखने की जरूरत नहीं, अब तुम लोग खुद करो। सेक्टर कैसे एनालिसिस करते हैं पता चल गया, देखो अभी ये जो है स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा। एंड उस बेसिस पे तुम लोग वॉच लिस्ट बनाओ, अपना जो ब्रोकर टर्मिनल है वहीं पे करो। पेड वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्टर एनालिसिस करो, उसमें जो स्टॉक्स है वो स्टॉक्स को मतलब चेक करते रहो कौन कौन ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है, बस वही है। इतना ही लोग करते हैं, बट दिखाते हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तुम लोग के पास स्टॉक सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि छांटने में थोड़ा दिक्कत आएगा, बट करो, प्रैक्टिस करते रहो। आप देखोगे कि तुम लोग 20 अगर स्टॉक लिस्ट बना रहे हो उनमें से 4 या 5 चल रहे हो, फिर 4 5 बहुत है। फॉलो करते रहोगे 3-4 महीना, दिन धीरे-धीरे वो जो 20 स्टॉक सिलेक्शन है वो 10 में आ जाएगा। और एक्यूरेट करोगे 6-7 में आ जाएगा, मतलब इतना परफेक्शन आ जाएगा देखते-देखते। देन पेपर ट्रेड करो। रियल मनी तब तक सेव करो। क्योंकि फॉर एग्जांपल 50,000 लगा के तुम ट्रेड कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। हो सके तो 3-4 महीना पेपर ट्रेड करके, चीज़ों को नोटिस करके 5-5 हज़ार या 10-10 हज़ार सेव करते-करते उसको लाखों रुपए तक लेके जाओ या फिर उससे ज़्यादा लेके जाओ। सो उस टाइम पे तुम जब क्वांटिटी लोगे, जब तुम्हारे प्रॉफिट में मोर देन 8,000 10,000 आएगा, एक छोटा प्रॉफिट, 2,000 से बढ़ के जब 10,000 आ जाते हैं ना, तो वो अच्छा लगता है कि हाँ, मैंने एक स्टॉक्स में मैंने इतना कमा लिया। सो पैसा सेव करना भी एक मैटर है, तब तक प्रैक्टिस करो। ठीक है? सो और कोई डाउट है? बट प्रैक्टिस तुम लोगों का नहीं हो रहा है, अब देखो कैसे